नया सवेरा के प्रायोजक हैं डीडी न्यूज़। मैं हूं आसिल गुलाटी कुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की तरफ। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट का हिमाचल को 137 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ने का आदेश। हथनीकुंड बैराज के रास्ते दिल्ली को मिलेगा अतिरिक्त पानी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी ना होने का दिया निर्देश। एनडीए की ओर से जल्द पेश होगा सरकार बनाने का दावा। कल दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की होगी बैठक। नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा नेता। तीसरे कार्यकाल के लिए दुनिया भर के नेताओं से मिल रहे बधाई संदेशों का प्रधानमंत्री ने दिया जवाब। सभी का जताया आभार। द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की जताई उम्मीद। इंडी गठबंधन ने फिलहाल विपक्ष में बैठने का लिया फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सही समय पर लेंगे सही निर्णय। बेंगलुरु में आज खत्म हो रही है यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की एसआईटी हिरासत। रेवन्ना पर गंभीर धाराओं के तहत 3 मुकदमे दर्ज। और आज आखिरी बार भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तानी करने उतरेंगे सुनील छेत्री। फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग में कुवैत से है सामना। टीम देना चाहेगी जीत के साथ कप्तान को विदाई। और जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। दिल्ली में जल संकट के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ने का आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक हिमाचल कल से 137 क्यूसेक पानी छोड़ेगा। दिल्ली की हथनीकुंड बैराज के रास्ते अतिरिक्त पानी मिलेगा। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हिमाचल पानी देने को तैयार है, जबकि हरियाणा ने अपना रुख साफ नहीं किया अभी तक। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश 150 क्यूसेक पानी देने को तैयार है, तो हरियाणा को समस्या क्या है? अगर जरूरत पड़ी तो हम प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश देंगे। कोर्ट ने हरियाणा को सहयोग करने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए कहा। साथ ही कोर्ट ने इसके लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड की ओर से दिए गए सुझावों पर अमल करने के लिए भी कहा है। सभी पक्ष इस आदेश पर अमल को लेकर अगले सोमवार तक हलफनामा दाखिल करें। सोमवार को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है, जब एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री को एनडीए संसदीय दल का भी नेता चुन लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि कल एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद ही एनडीए की ओर से राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। और इस चुनाव में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी को 240 सीट पर जीत हासिल हुई। हालांकि वो बहुमत के आंकड़े से दूर है, जो कि 272 है, लेकिन सहयोगी दलों के साथ मिलकर बहुमत के आंकड़े के पार। तो मोदी सरकार को लेकर 3.0 की तैयारी पक्की है। कल एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है। देश भर से चुने गए एनडीए के सांसद कल दिल्ली में जुटने वाले हैं, जहां पर प्रधान नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एनडीए में बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जो बेहद अहम है। बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि मोदी जी के अगुवाई में एनडीए सरकार भारत के गरीब, महिला, युवा, किसान और शोषित, वंचित, पीड़ित नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की विरासत को संरक्षित कर देश के सर्वांगीण विकास हेतु एनडीए सरकार भारत के जन जन के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए काम करती रहेगी। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदर्शन पर राउत ने कहा कि अगर यूबीटी यानी उद्धव की पार्टी और उनका साथ ना होता तो कांग्रेस इतनी सीट जीत ही नहीं सकती थी। हालांकि राउत ने यह भी कहा कि महाविकास अघाड़ी मजबूती से काम करेगी। महाविकास अघाड़ी ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए 30 सीटों पर जीत हासिल की और कांग्रेस का कब्जा 13 सीटों पर है। कांग्रेस की सीटें बड़ी है, उसमें शिवसेना का योगदान है।
अगर शिवसेना नहीं होती महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे नहीं घूमते महाराष्ट्र में, तैयारी नहीं करते, तो ये सीटें आती किसी की भी। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर, जहाँ जहाँ कांग्रेस है, जहाँ जहाँ एनसीपी पवार साहब के है, हम सब जगह पे प्रचार किया है, सब जगह पे शिवसेना है। हमने ये नहीं कहा कि ये कांग्रेस की सीट है, ये पवार साहब की सीट है। हमने सबसे ज़्यादा काम बारामती में किया है, सबको मालूम है। मैंने खुद 6 बार सभा ली बारामती में, कार्यकर्ताओं के साथ मेरा संवाद रहा। हमारी वहाँ वोट्स है। बात उत्तर प्रदेश की, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद ये पहली महत्वपूर्ण बैठक है और उत्तर प्रदेश सीएम ने समीक्षा बैठक की है। चुनावों के बाद जो राज्य के बड़े अधिकारी हैं उनके साथ ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इन तमाम सियासी हलचलों के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के आवास पर भी एक बैठक चल रही है। एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सांसद सुनील तटकरे मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत में भी लगातार अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं। एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे अजीत पवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। वहीं भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं एच.डी. कुमारस्वामी और उनके बेटे निखिल कुमारस्वामी से उनके आवास पर मुलाकात की है। तो आप देख सकते हैं ये मुलाकात बेहद अहम है, जहां पर तेजस्वी सूर्या आपको नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने एच.डी. कुमारस्वामी और उनके बेटे से मुलाकात की है। तो एक तरफ एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन की ओर से कुछ नेताओं के दावे हवाई हुए। बहुमत से बहुत दूर विपक्षी दलों के इस गठजोड़ ने चुनावी नतीजों के बाद पहली बैठक बुलाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई बैठक में घटक दलों के बीच राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई। कई सुझाव मिले, जनता से मिले समर्थन के लिए धन्यवाद दिया गया, लेकिन फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि गठबंधन बीजेपी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा और लोगों की आकांक्षा पूरी करने के लिए सही समय पर कदम उठाया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सभी विधायकों की बैठक बुलाई है और ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर शाम 5 बजे होनी है। चुनावी परिणाम के बाद अब आम आदमी पार्टी की ये जो बैठक है वो बहुत अहम मानी जा रही है। बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो आपने दिल्ली के सभी विधायकों की आज शाम 5 बजे बैठक बुलाई है मुख्यमंत्री आवास पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज विधायक पद की शपथ ली। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने चंडीगढ़ में नायब सैनी को विधायक पद की शपथ दिलाई। सैनी ने 4 जून को करनाल विधानसभा का उपचुनाव जीता था। सैनी ने कांग्रेस प्रत्याशी त्रिलोचन सिंह को हराकर जीत दर्ज की थी। लोकसभा सचिवालय 18वीं लोकसभा के सदस्यों को स्वागत करने के लिए तैयार है। लोकसभा सचिवालय ने 18वीं लोकसभा के सदस्यों के निर्बाध पंजीकरण के लिए व्यापक व्यवस्था की है। 18वीं लोकसभा के सदस्यों की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस और तकनीक पर आधारित है। सदस्यों के पंजीकरण के लिए डिजिटल पंजीकरण डेस्क उपलब्ध करवाए गए। हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशन पर गाइड पोस्ट पर ड्यूटी करने के लिए लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया गया। ये प्रक्रिया 14 जून तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी। इससे पहले नवनिर्वाचित सदस्यों का पंजीकरण पुराने संसद भवन में होता था। पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन कहा जाता है और इस बार सचिवालय ने संसदीय सौध में ये व्यवस्था की है। लोकसभा सचिवालय 18वीं लोकसभा के सांसदों का स्वागत करने के लिए तैयार है। नए सांसदों का दिल्ली के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर निर्धारित स्थानों पर स्वागत किया जा रहा है। लोकसभा सचिवालय के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर निर्मित स्वागत केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। नवनिर्वाचित सांसदों का देश की राजधानी दिल्ली में आना शुरू हो गया है। 18वीं लोकसभा के सदस्यों के स्वागत के लिए लोकसभा सचिवालय ने खास तौर पर रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट पर खास व्यवस्था की है। उनके लिए स्वागत केंद्र बनाए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इस समय हम मौजूद हैं
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां पर खास तौर पर लोकसभा सचिवालय ने एक केंद्र स्थापित किया गया है। ये स्वागत केंद्र है जहां पर जो भी नए सांसद चुनकर आ रहे हैं, जो 18वीं लोकसभा के पुनः जो सदस्य चुनकर आए हैं, उनके लिए भी सहायता के लिए विशेष तौर पर यहां पर स्थापित किया गया है केंद्र, ताकि जो भी लोग यहां पर आ रहे हैं, जो सांसद हैं, उनको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। खास तौर पर ऐसे सांसद जो पहली बार दिल्ली पहुंच रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था से लेकर उनकी कार की व्यवस्था भी लोकसभा सचिवालय द्वारा की गई है। खासतौर पर कुछ नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है जो उनकी सहायता करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जितने भी सांसद हैं जो चुनकर आए हैं 18वीं लोकसभा में, उनके लिए खास तौर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि उनको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री को लोकसभा चुनाव में उनकी और एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच आपसी और वैश्विक संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इसके साथ ही रणनीतिक साझेदारी और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र के अपने साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई। दोनों नेताओं ने विश्वसनीय रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी सहित साझा अमेरिकी भारत प्राथमिकताओं पर नई सरकार को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन की नई दिल्ली की आगामी यात्रा पर चर्चा की है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री को उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी। एक्स पर बधाई संदेश में उन्होंने कहा कि हमारे देश के लोगों के बीच मानवाधिकारों, विविधता और कानून के शासन पर आधारित संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कनाडा अपनी सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासिया लुला दा सिल्वा ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के साथ एक तस्वीर साझा की। एक्स पर पोस्ट किया कि सतत विकास को बढ़ावा देने, असमानताओं से निपटने और हमारे देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के तीसरे कार्यकाल की बधाई। ब्राजील और भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में न्याय का मुकाबला करने और भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई में सहयोगी हम दोनों हैं। और ब्राजील के राष्ट्रपति ने ब्राजील में G20 और IBSA शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री से मिलने की उम्मीद जताई। अमेरिका के सचिव एंटनी ब्लिंकन ने लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री को एक्स पर बधाई दी। उन्होंने पोस्ट किया कि अमेरिका भारत सरकार के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। साथ ही उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले करीब 650 मिलियन मतदाताओं की प्रशंसा की है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen ने भारत के लोगों और प्रधानमंत्री को बधाई दी। एक्स पर अपने पोस्ट के जरिए बधाई संदेश देते हुए उन्होंने लिखा, जैसे जैसे यूरोपीय संघ अपने चुनावों की ओर बढ़ रहा है, हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों में लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने EU और भारत के बीच निरंतर सफल साझेदारी की आशा भी व्यक्त की है। और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से। जी हाँ, पश्चिम बंगाल से आ रही है बड़ी खबर, जहां हिंसा हुई है। बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है। पश्चिम बंगाल में मतगणना के बाद हिंसा हुई और भाजपा कार्यकर्ता हो रहे हैं हिंसा का शिकार। लगातार हमने देखा था कि मतगणना के दौरान भी कुछ इसी तरह की खबरें, खासतौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हिंसक झड़पें हुई थी, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की, ये तब भी खबरें सामने आई थी। और अब पश्चिम बंगाल में मतगणना के बाद हिंसा का शिकार हो रहे हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर प्रसन्नजीत जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, क्या है पूरा मामला? भाजपा कार्यकर्ता आखिरकार क्यों हिंसा का शिकार हो रहे हैं मतगणना के बाद भी? प्रसन्नजीत, जगह जगह पर भाजपा कार्यकर्ता की घर तोड़ा गया है, दुकानें तोड़ा गया है और पूरे उत्तर से दक्षिण तक हर जगह पे भाजपा पार्टी ऑफिस जो है वहां पे लोगों ने शेल्टर के लिए, मतलब अपना घर छोड़ के शेल्टर के लिए आके किसी तरह से गुजरान कर रहे हैं 4 तारीख के बाद से। और प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार थोड़ी देर में इसके ऊपर एक पत्रकार वार्ता करने वाले हैं। और वो जगह जगह पर, मैं कूच बिहार की आप बात कर रहे हो, ये सिर्फ कूच बिहार नहीं, कूच बिहार में हुआ है, बर्धमान में हुआ है,
दक्षिण 24 परगना में हुआ है, उत्तर 24 परगना में हुआ है। कुछ लोग कोलकाता के आसपास जो लॉज या जो इस तरह की धर्मशाला होते हैं वहां पे आके किसी तरह से अपना जान माल बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये जो हम 2021 की 2 मई के बाद हम लोगों ने देखे थे पूरे बंगाल में, जिस तरह से पोस्ट पोल वायलेंस तृणमूल की तरफ से भाजपा के ऊपर आक्रमण किया गया था, उसका अभी भी ममता बनर्जी इसके बारे में डिनाइल मोड में है, लेकिन ये फैक्ट है और इस बार भी ये फैक्ट है कि पोस्ट पोल वायलेंस जारी है आंचल। प्रसन्नजीत, भाजपा और टीएमसी में जो ये घमासान है इसको लेकर साफ तौर पर टीएमसी कहीं ना कहीं ये सफाई देती हुई नजर आ रही है कि ये बीजेपी के अंदरूनी रार की वजह से है और इसी वजह से जो प्रतिद्वंदी गुट है ये विवाद का कारण बनी है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, इस तरह की सफाई देना तो मतलब सफाई तो पिछले 2011 साल से ममता बनर्जी देती आ रही है। किसी भी चीजों में सफाई है, चाहे वो किसी महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो और इस तरह की वायलेंस हिंसा हो, सब कुछ चीजों में उनका सफाई प्रस्तुत रहता है। इसमें उनका जो सफाई है उसके साथ सच्चाई का कोई मतलब नहीं है। सच्चाई ये है कि हजारों बीजेपी कार्यकर्ता और खास तौर से मैं इसके साथ ये भी बताऊं कि मुर्शिदाबाद में जहां पे कांग्रेस और वामपंथियों ने काफी तगड़ा अलायंस बना के चुनाव लड़े थे, वहां पे ये जो अलायंस की समर्थक है इनके घर पे तोड़फोड़ किया गया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस वालों ने और वामपंथियों ने किस तरह से इसका प्रतिक्रिया देते हैं, इसके इंतजार में हम हैं। लेकिन हमारे पास खबर है कि काफी जगह पे ये जो अलायंस के लोग हैं, समर्थक है, उनके ऊपर भी आक्रमण किया गया। तो ये सिर्फ भाजपा संख्या ज्यादा है, मूल अपोजिशन है यहाँ पे, तो इसीलिए भाजपा के ऊपर आक्रमण ज्यादा है। लेकिन जगह जगह पर जो वामपंथी और कांग्रेस एक साथ ममता बनर्जी के प्रतिनिधि के हिसाब से उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ एक साथ कैमरा में हम देखे हैं, उसी तृणमूल कांग्रेस के लोग इन्हीं की समर्थकों को पिटाई कर रहा है। पुलिस क्या कर रही है प्रसन्नजीत? पुलिस का क्या कहना है इस तरह की जब झड़पों की खबर सामने आती है मतगणना के बाद और जो नतीजे आए हैं उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई में क्या कुछ कर रही है? देखिए, पहली बात तो ये बता दें कि ऐसा हो सकता है, ऐसा अंदाजा लगा के इलेक्शन कमीशन की तरफ से 19 जून तक बंगाल में कुछ कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को रखा गया है, आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स को रखा गया है, लेकिन वो प्रदेश प्रशासन की निर्देश के लिए इंतजार करना पड़ेगा उनको। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि पुलिस के लिए तो अभी इस बार फिर से कई सारे जगह पे 29 जगह पे तृणमूल कांग्रेस अपना सांसद जिता पाए हैं, तो इसीलिए पुलिस के पास ये वार्ता है, ये पूरी तरह से उनके पास इशारा है कि आप कुछ मत करो जब तक पुलिस का काम यहाँ पे आप जानते हैं कि राजनीति के हिसाब से चलाया जाता है 2011 से, तो इसीलिए पुलिस हाथ रख के बैठे हुए हैं। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा प्रसन्नजीत, आगे भी हम इस पूरे मामले पर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते आगे खबरों में, ब्रिटेन के विदेश सचिव और पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने भी प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में आपकी जीत पर बधाई। भारत और यूके अपने लोगों को जोड़ते हुए मित्र और साझेदार के रूप में अच्छे संबंध साझा करते हैं। प्रधानमंत्री ने भारत में संपन्न 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव में जीत हासिल करने पर दुनिया के नेताओं के बधाई संदेशों के लिए उनका धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट पर लातविया के राष्ट्रपति एडगर्स रिंकेविक्स का आभार जताते हुए पोस्ट किया। हम लातविया के साथ अपनी दोस्ती को महत्व देते हैं और इस साझेदारी को और गहरा करने के लिए तत्पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुने जाने पर क्लाउडिया शुइनबाम को बधाई दी। एक्स पर अपने बधाई संदेश में उन्होंने लिखा कि मेक्सिको के लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण अवसर, हम एक दूसरे का सहयोग लगातार करते रहेंगे और साथ मिलकर करेंगे विकास। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में टीडीपी के नेता पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के आवास पर पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हुए थे और एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की है। तो चंद्रबाबू नायडू के आवास पर पार्टी नेताओं का जमावड़ा, पार्टी नेताओं का आने का सिलसिला जारी है।
खबर उत्तराखंड से, जहां उत्तरकाशी के टिहरी जिले की सीमा पर करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सहस्त्रताल में फंसे ट्रैकर्स का रेस्क्यू अभियान खत्म हुआ। आज सुबह 4 शवों को रेस्क्यू कर अभियान को समाप्त कर दिया गया और इससे पहले बुधवार को 5 शवों का रेस्क्यू कर लिया गया था और 13 लोगों को सुरक्षित बचाया गया था। सहस्त्रताल की ट्रैकिंग पर गए 22 सदस्यों वाले ट्रैकिंग दल में 10 महिलाएं शामिल थीं। इस ट्रैकिंग दल को 7 जून तक वापस लौटना था, लेकिन मंगलवार को सहस्त्रताल पहुंचने के दौरान मौसम खराब होने से दल रास्ता भटक गया। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की एसआईटी कस्टडी आज खत्म हो रही है। जेडीएस से निलंबित प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु कोर्ट ने 31 मई को 6 दिन की एसआईटी कस्टडी में भेजा था। 30 मई की रात 35 दिन के बाद जर्मनी से रेवन्ना भारत लौटा था। प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक के हासन से लोकसभा सीट से जेडीएस का उम्मीदवार था और उसके खिलाफ 3 महिलाओं से यौन उत्पीड़न के 3 मामले दर्ज है। बहरहाल रेवन्ना अपना चुनाव हार चुका है। एसआईटी आज फिर अदालत से रेवन्ना की कस्टडी बढ़ाने की मांग कर सकती है। रक्षा मंत्रालय ने देश भर में 1128 शाखाओं में स्पर्श सेवा केंद्र खोलने के लिए 4 बैंकों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग ने देश भर में 4 बैंकों की 1128 शाखाओं में स्पर्श सेवा केंद्र के रूप में उन्हें शामिल करने के लिए नई दिल्ली के बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू पेंशन भोगियों को बाधा रहित कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, खासकर दूर दराज के क्षेत्रों में जहां उनके पास स्पर्श पर लॉग ऑन करने की तकनीकी साधन नहीं है। ये सेवा केंद्र स्पर्श के लिए पेंशन भोगियों के लिहाज से एक इंटरफेस बनेंगे जो उनके प्रोफाइल को अपडेट करने, शिकायत दर्ज करने के साथ साथ डिजिटल वार्षिक पहचान, डेटा सत्यापन के अलावा उनकी मासिक पेंशन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी माध्यम बनेंगे। चिकित्सा जगत में हर उपलब्धि एक उम्मीद की किरण है और इसी तरह वो सामने आती है और एक ऐसी खबर भारतीय सेना के कमान हॉस्पिटल चंडी मंदिर से आई है। कमान हॉस्पिटल चंडी मंदिर में डॉक्टरों की एक टीम ने सशस्त्र बलों से पहले पैंक्रियास ट्रांसप्लांट को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ट्रांसप्लांट टीम ने भारतीय सेना के एक सैनिक के ब्रेन डेड मरीज पिता से सफलतापूर्वक पैंक्रियास और किडनी निकालकर जरूरतमंद रोगी में ट्रांसप्लांट की। सशस्त्र बलों में पैंक्रियास ट्रांसप्लांट की पहली उपलब्धि है। ट्रांसप्लांट से लाभ पाने वाले मरीज एक मेडिकल छात्र है। दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में कल मौसम ने करवट ली। दिल्ली और गाजियाबाद में लगातार गर्मी से जूझ रहे लोगों को कल थोड़ी राहत मिली। देर रात तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, कुछ जगहों पर ओले गिरे। हालांकि बारिश और तेज आंधी के बाद कई इलाकों में पावर सप्लाई भी कट कर दी गई। बारिश होने से पारे में गिरावट दर्ज की गई और कल दिल्ली का तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं नोएडा में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन में ऐसा ही मौसम रहने की संभावना जताई है। उधर मुंबई के कई हिस्सों में भी बारिश हुई। कल शाम से मौसम ने अपना मिजाज बदला था। तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली और बूंदाबांदी भी हुई। असम में बाढ़ की स्थिति से कल सुधार देखने को मिला। हालांकि सिलचर में एक और व्यक्ति के मर जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 25 हुई। कोपिली, कुश्यारा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से कछार, नगांव, करीमगंज, धेमाजी, मोरीगांव, होजाई, डिब्रूगढ़, दीमा हसाओ, हेलाकांडी और कार्बी आंगलोंग पश्चिम जिला प्रभावित हैं। कुल 375 गांव और 19 राजस्व मंडल भी बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों को बाढ़ राहत सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए 112 राहत शिविर और 21 वितरण केंद्र स्थापित किए गए। 22,000 से ज़्यादा लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। अगले सप्ताह मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर बात करें तो आईएमडी ने 7 और 9 जून के बीच असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान जताया है। आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है वट सावित्री का व्रत। प्रयागराज में वट सावित्री व्रत के अवसर पर भक्तों ने गंगा नदी में स्नान किया। महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। वट सावित्री का व्रत हर साल ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए वट के पेड़ की पूजा करती हैं।
देश भर में हर्षोल्लास के साथ वट सावित्री के व्रत की धूम देखी जा रही है। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री आज आखिरी बार भारतीय टीम की अगुवाई करने मैदान पर उतरेंगे। भारत का सामना फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच में कुवैत से है। टीम के खिलाड़ियों की कोशिश होगी कि वो अपने कप्तान को जीत के साथ विदाई दें। भारतीय टीम के लिए ये मैच करो या मरो की स्थिति में है। टीम अगर इस मैच को जीतती है तो वो पहली बार 18 टीमों के क्वालिफायर के अंतिम चरण के लिए क्वालिफाई करने में बेहतर स्थिति में होगी। भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप में जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। न्यूयॉर्क में खेले गए प्रतियोगिता के अपने पहले मुकाबले में भारत ने आयरलैंड को 8 विकेट से हराने में सफलता पाई। जीत के लिए मिले 97 रन के आसान से नजर आ रहे लक्ष्य को टीम इंडिया ने 46 गेंद शेष रहते 2 विकेट खोकर हासिल किया। सलामी बल्लेबाज और कप्तान रोहित शर्मा ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाने में सफलता हासिल की। रोहित ने 37 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 52 रन की शानदार पारी खेली। वहीं चोट से उबरकर लंबे समय के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे ऋषभ पंत ने 26 गेंदों में 36 रन की नाबाद पारी खेली। पंत ने अपनी पारी में 3 चौके और 2 छक्के लगाए। कोहली केवल 1 रन बना पाए। प्रतियोगिता में अपने दूसरे मुकाबले में भारत का सामना रविवार को पाकिस्तान से होगा। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम भारत की शानदार गेंदबाजी के आगे केवल 96 रन बनाकर ऑल आउट हुई। आयरलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और आधी टीम केवल 44 रन पर पवेलियन लौट गई। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।